आज शनिवार का दिन और आज हम फिर इतिहास के साथ में हैं। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ये कहा कि सर बाबर को पढ़ा दीजिए, इसीलिए आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है बाबर। आज बाबर को हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। बाबर का जन्म 18 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, क्योंकि इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के शासक थे, जिसकी राजधानी अंदीजन थी। उसकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम था। फिर मैंने इसमें उसके दादी का नाम लिखा है आयशा दौलत। आखिर प्रश्न यह उठता है कि मैंने उसका दादी का नाम क्यों लिखा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है तुजुके बाबरी, जिसको हम लोग बाबरनामा भी कहते हैं। उसने बाबरनामा में ये लिखा है कि मेरे पिता को कबूतर उड़ाने की आदत थी और वह कबूतर बहुत सारे पाल के रखा था, और एक दिन मेरा पिता कबूतर उड़ाते उड़ाते बाज बन गया, अर्थात उसका पिता किले के ऊपर से गिर पड़ा, जिसके वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद बाबर 11 वर्ष के बाद, उस समय उसकी उम्र 11 वर्ष कुछ महीने थी, अर्थात 12वें वर्ष में वह फरगना की गद्दी के ऊपर बैठा। दादी का नाम आयशा दौलत था। मैंने इसका नाम इसलिए लिखा कि नेट में क्वेश्चन पूछा कि बाबर को गद्दी पर बैठने में किसने मदद पहुंचाई थी, तो हमेशा याद रखिएगा बाबर को गद्दी पर बिठाने में उसकी दादी आयशा दौलत का हाथ था, और प्रशासन में वह मदद भी करती थी बाबर को। देखिए, हमेशा याद रखिएगा बाबर अपनी दादी आयशा दौलत की मदद से गद्दी के ऊपर बैठा था। इस प्रकार बाबर फरगना की गद्दी के ऊपर बैठा। एक चीज देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो बाबर था वो चगताई तुर्क था। एग्जाम में बहुत पूछा है कि बाबर की जाति क्या है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबर चगताई तुर्क था, और बाबर अपनी मां की तरफ से वो मंगोल था और पिता की तरफ से वह तैमूर का वंशज था। इसीलिए बाबर हमेशा कहता था, मेरे दिमाग में हमेशा भारत के ऊपर विजय करने की लालसा थी, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने भारत की विजय की थी। तो कहने का यह मतलब है कि इस प्रकार बाबर अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी के ऊपर बैठा। 1497 में उसने समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन तभी उसके राज्य फरगना में विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को दबाने के लिए वो वापस आया, लेकिन वो फरगना को जीत नहीं सका। लेकिन वापस आने की वजह से समरकंद भी हाथ से निकल गया। इसीलिए बाबर ने कहा है, मैंने फरगना के लिए समरकंद खो दिया और अब फरगना भी मेरे हाथों से निकल गया। लेकिन बाबर की जीवन भी एक अजीबोगरीब खेल है। वो फुटबॉल की तरह हमेशा एक जगह से दूसरी जगह लुढ़कता रहा, यानी जय और पराजय फुटबॉल की गेम की तरह उसके सामने हमेशा आते जाते रहे। 1498 में उसने समरकंद पर पुनः अधिकार किया, लेकिन 1502 में सरपुल के युद्ध में उज्बेक सरदार शरबानी खान ने उसको पराजित कर दिया और समरकंद पर अधिकार कर दिया। देखिए, हमेशा एग्जाम में पूछा कि सरपुल का युद्ध क्यों प्रसिद्ध है, तो सरपुल के युद्ध में उज्बेक सरदार शरबानी खान से बाबर पराजित हो गया और उसको अपना राज्य छोड़कर निर्वासित होना पड़ा, और वो अपना राज्य छोड़कर वह अफगानिस्तान की तरफ आ गया। 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर अधिकार किया। 1507 में बाबर ने कंधार पर अधिकार कर लिया, और 1507 में ही बाबर ने पातशाह की उपाधि धारण की। एग्जाम में बहुत पूछा है कि बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी, तो हमेशा याद रखिएगा काबुल विजय के बाद बाबर ने इस पातशाह की उपाधि धारण की। अब प्रश्न ये उठता है, आखिर पातशाह का अर्थ क्या है। पाद और शाह। शाह यानी राजा, पाद यानी जिसको हटाया ना जा सके।
यानी ऐसा राजा जिसको हटाया न जा सके, ये पातशाह का अर्थ होता है। और पातशाह का बीड़ा ही अर्थ बादशाह है। इसीलिए बाबर को बादशाह कहा गया और यह उपाधि बाबर के सारे उत्तराधिकारियों ने भी ग्रहण की। इसलिए मुगल काल में जितने भी राजा हुए हम सबको बादशाह कहते हैं। ध्यान से देखिए, इससे पहले जब दिल्ली सल्तनत था वहां पे जो राजा की उपाधि थी सुल्तान, और अब राजा की उपाधि हो गई बादशाह। फिर दोनों में अंतर क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा, सुल्तान जो होता है वो खलीफा के अधीन शासन करता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से। वह एक तरीके से खलीफा का नायब होता है, यानी खलीफा का रोल होता है सल्तनत में, जिसका हेड सुल्तान होता है। लेकिन जो बादशाह होता है वह खलीफा का कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि बादशाह का अर्थ यानी बादशाह का ही अर्थ होता है ऐसा राजा जिसको हटाया न जा सके। जबकि सुल्तान में यह था ऐसा राजा जिसको खलीफा नियुक्त करता है और खलीफा का वो नायब होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष चाहे अप्रत्यक्ष तरीके से। इसका मतलब कि सुल्तान से ऊपर खलीफा का रोल था, लेकिन बादशाह के ऊपर किसी भी खलीफा का रोल नहीं है। इसलिए बादशाह का जो पद है वो सुल्तान के पद से ज्यादा ऊंचा है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में यह लिखा है कि उसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। हमेशा याद रखिए, एग्जाम में पूछा है कि बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए, तो 5 बार आक्रमण किया। दूसरा क्वेश्चन यह पूछा है कि भारत में जो बाबर ने अपने प्रारंभिक आक्रमण किए थे वो कहाँ किए थे, तो हमेशा याद रखिएगा बजौर और भीरा पे किए थे। तो बाबर ने जो 5 आक्रमण किए थे वो 1519 यूसुफ जाई कबीले पर बजौर और भीरा पर किया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 पर उसने पेशावर पर आक्रमण किया। तीसरा बजौर और भीरा पे किया और सियालकोट की विजय की। चौथा 1524 पेशावर की विजय की। और पांचवा उसने 1526 पानीपत के युद्ध लड़ा था, जिससे उसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश स्थापित किया, जिसको अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले हम ये जानेंगे कि बाबर ने कुछ और भी प्रयास किए थे। जैसे इस पहली विजय के बाद बाबर ने अपना एक दूत मुल्ला मुर्शीद को इब्राहिम लोदी के दरबार में भेजना चाहा था, यह कहकर कि जैसे मेरे पूर्वजों ने जो भारत पे अधिकार किया था वो भूमि मुझे प्रदान कर दी जाए। लेकिन उस दूत को पंजाब के गवर्नर दौलत खां ने लाहौर में ही रोक लिया था और उसके साथ बुरा बर्ताव भी किया था। यह बात बाबर को अच्छी नहीं लगी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, बाबर ने अपने बाबरनामा में यह लिखा है कि उसको भारत पर आक्रमण करने के लिए 3 लोगों ने आमंत्रित किया था। पहला, दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को भेजा था, जो जाके बाबर से काबुल के दरबार में मिला था। दूसरा, बहलोल लोदी के पुत्र आलम खां बाबर के यहां गया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए। तीसरा, राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, उसने ये लिखा। प्रश्न ये उठता है, आखिर इन लोगों ने क्यों आमंत्रित किया बाबर को? दौलत खां पंजाब का गवर्नर था और इसने कई वर्षों से अपना हिसाब किताब नहीं दिया था और दौलत खां को इब्राहिम लोदी दरबार में बुला रहा था अपना हिसाब किताब देने के लिए। तो दौलत खां ये चाहता था कि बाबर भारत के ऊपर आक्रमण करे, इब्राहिम लोदी को पराजित कर दे, ताकि उसको अपना हिसाब किताब न देना पड़े। बहलोल लोदी खुद दिल्ली की गद्दी प्राप्त करना चाहता था। वो चाहता था कि बाबर आए, इब्राहिम लोदी को पराजित करके वो वापस चला जाएगा तो बहलोल लोदी दिल्ली पर अधिकार कर लेगा। लेकिन राणा सांगा ने बाबर को क्यों आमंत्रित किया, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि बाबर ने जब खानवा का युद्ध था उससे पहले अपनी किताब में लिखा है कि राणा सांगा ने मुझसे वादा किया था कि पानीपत के युद्ध में वो उसकी मदद के लिए आएगा, लेकिन वो नहीं आया था, इसीलिए मैंने खानवा का युद्ध लड़ा। यानी खानवा के युद्ध के लिए उसने एक आधार तैयार किया था। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आखिर राणा सांगा ने उसको आमंत्रित क्यों किया? क्योंकि राणा सांगा इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुका था।
तो अपने से कमजोर शत्रु को पराजित करने के लिए कोई भी राजा बाहर से कोई बड़ा शत्रु कैसे बुला सकता है। तो प्रश्न ये उठता है कि राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया था या नहीं किया था, एक ये प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जो भी हो, बाबर ने बाबरनामा में लिखा है उसको 3 लोगों ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खां, बदर लोधी का पुत्र आलम खां गया था और राणा सांगा नहीं। ये 3 लोगों की बातें किताबों में लिखी हुई है। इसके बाद बाबर का जो पूरा जीवन है वो भारत में 1526 से लेकर 30 तक है, वो एकदम क्रम से है। 1526 उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, 1527 उसने खानवा का युद्ध लड़ा, 1528 उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, 1529 घाघरा का युद्ध लड़ा और 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। यानी जो भी बाबर का है वो एकदम क्रम से अब पड़ता है। इसलिए सबसे पहले अब हम पानीपत के युद्ध से इसको प्रारंभ करेंगे। अब हम लोग पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, पानीपत के युद्ध से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, इसलिए पढ़ते समय थोड़ा ध्यान रखिएगा। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में दिल्ली का सुल्तान लोधी वंश का इब्राहिम लोधी युद्ध करता हुआ मारा गया था और ये पहला सुल्तान है जो युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा गया है। इससे पहले कोई भी सुल्तान युद्ध भूमि में लड़ता हुआ मारा नहीं गया। बाबर ने बाबरनामा में लिखा कि इब्राहिम लोधी एक अनपढ़ा सुल्तान था, यानी अनुभवहीन सुल्तान था। सेना युद्ध में कैसे खड़ी की जाती है उसको कुछ भी पता नहीं था। इस तरीके से बाबर ने किया। लेकिन बाबर ने इब्राहिम लोधी के मरने के बाद उसको सम्मान पूर्वक पानीपत के मैदान में ही उसको दफन करा दिया। फिर एग्जाम में पूछा है कि इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़ता हुआ कौन सा हिंदू राजा मारा गया था, तो हमेशा याद रखिएगा ग्वालियर का शासक विक्रमजीत इस युद्ध में इब्राहिम लोधी की तरफ से लड़ता हुआ मारा गया था। और सबसे बड़ी बात है, विक्रमजीत के परिवार वालों ने ही हुमायूं को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। यह कहा जाता है बाबर ने इस युद्ध के बाद खाकान की उपाधि धारण की। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि बाबर ने किस युद्ध के बाद खाकान की उपाधि धारण की थी, तो हमेशा याद रखिएगा बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद खाकान की उपाधि धारण की थी। सबसे बड़ी बात है, बाबर ने इस विजय के बाद वह दिल्ली गया और दिल्ली जाकर निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार पर गया और उसने प्रार्थना की। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसकी मजार पर गया था, तो हमेशा याद रखिएगा वह निजामुद्दीन औलिया और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मजार पर जाकर वह प्रार्थना करता है। फिर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा किस मुगल बादशाह को कलंदर कहा गया है, तो हमेशा याद रखिएगा बाबर को ही कलंदर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसने इस विजय के बाद फरगना और मक्का मदीना के निवासियों को एक एक चांदी का सिक्का प्रदान किया था, इसीलिए बाबर को कलंदर कहा गया है। बाबर ने ये विजय क्यों प्राप्त की, उसका श्रेय किसको है, तो याद रखिएगा बाबर के इस विजय के पीछे तोपखाने का सबसे बड़ा हाथ है और उसकी तुलगुमा नीति का। तोपखाने के जो उसके प्रमुख थे वो उस्ताद अली और मुस्तफा थे। बाबर ने एक रूमी पद्धति या उस्मानी पद्धति या तुलगुमा नीति का प्रयोग किया है। इस नीति का प्रयोग करके उसने आसानी के साथ इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि भारत में तोपखाने और बंदूक का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो हमेशा याद रखिएगा तोपखाने और बंदूक का प्रयोग सबसे पहले बाबर ने किया था। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि बारूद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो हमेशा याद रखिएगा बारूद का प्रयोग सबसे पहले बहमनी शासकों ने किया था। लेकिन बाबर जब अपनी आत्मकथा तो उसके बाबरी लिखता है तो उसने पानीपत के विजय का श्रेय अपने तीरंदाजों को दिया है। लेकिन अब प्रश्न उठता आखिर तुलगुमा नीति है क्या? तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, तुलगुमा नीति युद्ध लड़ने का एक तरीका है। इसमें सबसे आगे तोपों को रखा जाता है और इन तोपों को चमड़े की रस्सी से बांध दिया जाता है और सेना को इस तरीके से खड़ा किया जाता है।
इधर खाई खोद दी जाती है और इधर खाई खोद दी जाती है, ताकि विरोधी सैनिक इधर से न आ पाए। इधर खाई, पहले तोप से गोलाबारी की जाती है। और एक चीज याद रखिए, उधर जो सेना है उनके पास तलवार है, तीर धनुष है, और इधर तोप खाना है, तो निश्चित रूप से जब गोले छूटेंगे तो सेना में एक भगदड़ मचेगी। जब भगदड़ मचती थी तब तोप खाने को हटा दिया जाता था और घेर कर विरोधी की सेना की हत्या की जाती थी। इसी नीति को तुलगुमा नीति कहते हैं। इसी नीति का प्रयोग करके बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को आसानी के साथ हरा दिया। और अभी आगे पढ़ेंगे, इसी नीति का प्रयोग करके उसने मेवाड़ के शासक राणा सांगा को भी पराजित कर दिया। अब इसके आगे का भाग हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। अगर हमारा ये पढ़ाने का तरीका और आपको कुछ भी हिस्ट्री समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हमारा उत्साहवर्धन बढ़ता रहे और आगे हम ऐसे वीडियो इतिहास के ऊपर डालते रहें जो आपके एग्जाम में आपको लाभदायक सिद्ध हो।